हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 थर्ड वीडियो आज हम इसकी करने वाले हैं और इस वीडियो में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसका स्टार्ट। पहला टॉपिक पर्यटन। पर्यटन यानी टूरिज्म। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आनंद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। जो टूरिज्म होती है, जो हम टूर पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए। जैसे काम करते करते जॉब जाते जाते लोग बाग थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा मन को शांति दी जाए, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट किया जाए, तो अपनी फैमिली के साथ, यार दोस्तों के साथ पर्यटन करने लोग चले जाते हैं। ये आनंद लेने के लिए जाते हैं। कुल पंजीकृत रोजगार, जितने भी टाइप के रोजगार पंजीकृत हैं, तथा कुल राजस्व, ठीक है, लगभग 40%, राजस्व का 40%। तो कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। तो लगभग 40% राजस्व इससे इकट्ठा होता है और लगभग इसमें 25 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। और विश्व का तृतीय क्रियाकलापों में सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन। पर्यटकों को आवास, जब पर्यटक कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ उनको रहने सहने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो होटल्स वगैरह होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, आश्रम होते हैं, है ना। और आजकल वहाँ पर लोकल जो लोग होते हैं रहने वाले, वे एक एक दो दो कमरे बना देते हैं वहाँ पर। उनको भोजन देना, उनको वहाँ परिवहन उपलब्ध कराना, एक स्थान से, भाई वहाँ घूमेंगे भी तो सही, हर एक कोई तो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाता। उनको वहाँ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, या स्थानीय व्यक्ति खुद ही काम करने लगते हैं। पर्यटन उद्योग, ये जो पर्यटन का उद्योग है, ये वहाँ के फुटकर व्यापारियों के लिए और वहाँ पर जो शिल्प व्यापारी होते हैं, जो शिल्प उद्योग में कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये उनका पालन पोषण भी करता है। आपने खूब देखा होगा, अगर आप कहीं बाहर घूमने गए होंगे तो जहाँ भी आप टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, वहाँ हाथ से बनी हुई वस्तुएं बहुत मिलती हैं। उसी को शिल्प उद्योग हम कहते हैं। शिल्प उद्योग हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुओं के अनुसार भी निर्भर होता है। मान लो किसी प्रदेश में, जब पहाड़ों में मान लो बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, तो बारिश में कौन जाएगा? क्योंकि वहाँ पे अंदर होटल में रुकने तो कोई जा नहीं रहा, वो तो घूमने जाते हैं। अब वहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए ऋतुओं पर भी ये निर्भर होता है, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। अवकाश की अवधि मतलब जो पर्यटन के लिए आपने अवकाश ले रखा है, उसकी जो अवधि है मौसम के अनुकूल दिशाओं पर निर्भर करती है। आजकल तो देखो गूगल बाबा आ गए हैं। कहीं पर आपको घूमने जाना हो तो गूगल पे ही अगले 7 दिन का मौसम चेक कर लो कि भाई कैसा मौसम रहने वाला है, तो उसी के अनुसार सब अपना टूर बनाते हैं, उसकी प्लानिंग बनाते हैं। किंतु कई प्रदेश ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। वहाँ पर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्यटक प्रदेश क्या होते हैं? तो पर्यटक प्रदेश वो होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब भूमध्य सागरीय तट, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो सागर है, उसके जो तट हैं, बीचेज हैं, कि चारों ओर कोस्ट यानी गर्म, तथा भारत का जो पश्चिमी तट है, यानी ये जो गोवा बॉम्बे वाला जो तट है, विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। ये सारे सारे लोकप्रिय हैं। अब यहाँ जाना क्यों पसंद करते हैं? अधिकतर कौन से लोग जाना पसंद करते हैं? जो ठंडी जगहों पर रहते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, जहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में भी 10 या 15 डिग्री ही रहता है, ठीक है। तो वे लोग चाहते हैं कि जब हम कहीं घूमने जाएं तो थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाएं जहाँ गर्म है। तो वे बीचेज वगैरह पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बीचेज की जो जलवायु है वो थोड़ी सी गर्म होती है। ऐसे ही जो गर्म प्रदेशों के हैं वो ठंडे प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं। तो शीतकालीन खेल प्रदेश या शीतकालीन प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, मनोहरी दृश्य वहाँ पर होते हैं देखने लायक, और राष्ट्रीय उद्यान यानी गार्डन वगैरह भी वहाँ पर सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं, जो देखने लायक होते हैं। इसके अलावा स्मारकों, जो पुरानी स्मारक है जैसे कुतुब मीनार वगैरह। विरासत स्थल किसके? जो पुराने राजा महाराजा रहे हैं उनकी जो स्थल हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों, ऐसी जगह जहाँ पर पुराने रीत रिवाज संस्कृतियों का पता चले के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक, जो इतिहास से जुड़े हुए नगर हैं, वे भी
पर्यटकों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक देखो, 2 कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। एक तो मांग, किसकी मांग? विगत शताब्दी से, यानी जो पुरानी शताब्दी है उसमें अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। अवकाश किसके लिए? टूरिज्म करने के लिए, टूर पर जाने के लिए। भाई लोगों को अवकाश दोगे, है ना, लोगों को आप हॉलीडेज़ दोगे, सरकार से मांग बढ़ी है कि भाई थोड़ी बहुत छुट्टियां भी बीच में लोगों को दी जाएं। जब छुट्टियां मिलेगी तभी तो लोग घूमने जाएंगे, है ना। वर्किंग डेज में तो कोई जाता नहीं है घूमने। अब लोगों का जीवन स्तर में जो सुधार आया है तथा फुर्सत के समय के कारण अधिकतर लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। फुर्सत के समय कब आते हैं? जब लोगों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो सोचते हैं यार घर में क्या 3-4 दिन काटना, इससे बढ़िया होता है कहीं ना कहीं पे टूर पे चलते हैं फैमिली या दोस्तों के साथ। तो मांग किस चीज़ की बढ़ी है? हॉलीडेज़ की मांग बढ़ी है कि भी थोड़े बहुत लोगों को, जो वर्किंग लोग हैं उनको थोड़े से छुट्टियां प्रदान की जाएँ। दूसरा परिवहन। परिवहन कहाँ पर? उन टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने के लिए। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। जैसे जैसे परिवहन भाई कुछ बहुत सारी जगह ऐसी थी वहाँ पर पहुँचना ही दुर्गम होता था, अब वहाँ बसों से, कारों से, प्लेन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो बेहतर सड़क प्रणाली, सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो उससे क्या होता? कार के द्वारा यात्रा आसान बनती है। लोग अपनी कार से ही चले जाते हैं बहुत सारी जगह पर कि भाई रास्ता अच्छा है, क्यों बस में या उसमें ट्रेन में धक्के खाए, अपना चलते हैं अपनी कार से ही। तो विगत वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। अब पिछले कुछ वर्षों में एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट बहुत ऐसी ऐसी जगह बन गए हैं। जैसे सिक्किम में अब एयरपोर्ट बन गया जो पहले नहीं था, ठीक है, ये नया एयरपोर्ट बना सिक्किम में, क्योंकि वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। इससे टाइम बहुत बचता है। तो इस वजह से भी टूरिज्म में इजाफा होने लगा है। नेक्स्ट है पर्यटन आकर्षण, यानी टूरिस्ट को आकर्षित क्या क्या करता है। निम्न अवस्थाएं टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं। जलवायु, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग विश्राम के लिए उष्ण यानी गर्म तथा धूपदार मौसम की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार गर्म वाले कहाँ जाते हैं? वो ठंडे प्रदेशों में जाने की अपेक्षा रखते हैं। तो दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि ठंडी जगह से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग लगातार तापमान वहाँ ऊंचा रहता है, धूप की अवधि भी वहाँ ज़्यादा रहती है और बारिश के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसी प्रकार गर्म प्रदेशों में रहने वाले अधिकतर लोग ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं। भूदृश्य, जहाँ पर अच्छे अच्छे भूदृश्य होंगे, नेचुरल भूदृश्य होंगे, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग ऐसे स्थान पर अवकाश बिताना पसंद करते हैं जहाँ पर्यावरण लोगों को आकर्षित करे। जैसे पर्वत, पहाड़ों में बहुत लोग जाते हैं। झीलें, दर्शनीय समुद्र तट जो सुंदर सुंदर बीचीज हैं हमारे, और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य, और ऐसे भूदृश्य जो अभी तक मनुष्य ने परिवर्तित नहीं करे हैं, जो नेचुरल हैं। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र का इतिहास, जो पुराने नगर हैं हमारे, और कला में पर्यटन के लिए आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं जहाँ किले होते हैं, राजा महाराजाओं के महल होते हैं, पुराने गिरजाघर वगैरह होते हैं, इनको देखना लोग पसंद करते हैं। पुराने मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, गिरजाघर वगैरह होते हैं, यहाँ लोग बहुत जाना पसंद करते हैं। जैसे बनारस हो गया, है ना, हरिद्वार हो गया, अजमेर हो गया, गोवा हो गया, ऐसी जगह पर लोग जाना पसंद करते हैं। और जहाँ पर की संस्कृति बहुत अच्छी है वहाँ जाना पसंद करते हैं, संस्कृति अर्थव्यवस्था, और जहाँ पर घूमना फिरना सस्ता हो वहाँ भी जाना पसंद करते हैं। तो प्राचीन संस्कृति, पुरानी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को पसंद करने वालों को पर्यटन बहुत अधिक लुभाता है। पर्यटन उनको आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पुरानी चीज़ें देखना पसंद है। जैसे हम राजस्थान गए तो हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान के रीति रिवाज, जो पुरानी संस्कृति है, जो पुराना नृत्य है वहाँ का, उसको देखने को मिले। तो यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है, यानी जब कि वहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनको सस्ती चीज़ें उपलब्ध हों, तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, तो फेमस हो जाता है वो। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, हेरिटेज वगैरह, यानी लोगों ने घर बना बना के छोड़ रखे हैं, टूरिस्ट आते हैं उस पूरे घर को ही किराए पर ले लेते हैं। और कर्नाटक में मेडिकेरे तथा कुर्ग। तो ये सब था पर्यटन से संबंधित। आइए नेक्स्ट है
अब ये भी थोड़ा सा पर्यटन से ही संबंधित है। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, समुद्र पार का मतलब जो दूसरे देशों से रोगी आते हैं वो भी पर्यटन की श्रेणी में ही आते हैं, उसको हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। कहता 2005 ईस्वी में यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार कराने 55,000 रोगी भारत आए। ये तो 2005 की बात है, अब तो बहुत लाखों में आते हैं। कारण क्या है इनका? क्योंकि वहाँ पर इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है हमारे देश से, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं और अपने पैसा बचाते हैं। वहाँ भी तो गरीब लोग हैं, वहाँ सारे के सारे अमीर थोड़ी हैं, हालांकि वहाँ के गरीब हमसे अमीर होते ही होते हैं। तो वहाँ का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो इंडिया आ जाते हैं उसको इलाज को करवाने। अब भारत विश्व में और जो ये लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, इसी को चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भारत चिकित्सा पर्यटन के रूप में अग्रणी देश बनकर, यानी सबसे विश्व में सबसे ऊपर है इस मामले में। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से, जो चिकित्सा के लिए आए हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय की पर्यटन, जो टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म गतिविधि से जोड़ दिया जाता है, संबद्ध कर दिया जाता है, तो हम इसे चिकित्सा पर्यटन कहते रखते हैं। भारत के महानगरों में, जितने भी बड़े महानगर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर, चंडीगढ़ वगैरह, स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर हैं। भारत के अलावा भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, टैक्स मिलता है उनको। क्यों? जब बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ रहेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, ट्रैवल भी करेंगे, तो इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। भारत, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण विम्बो, ये जो है स्वास्थ्य संबंधी या अस्पतालों में जो है ना एक्सरेज वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हाईफाई और जांचें जो होती हैं वहाँ पर, उसके बारे में बात हो रही है कि अध्ययन से लेकर चुंबकीय मैग्नेटिक रेज जो होती हैं, विम्बो के निर्वचन और पराश्रव्य परीक्षण, सुनने वाली जो परीक्षण है, तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो देश है लेटेस्ट चिकित्सा और वर्ल्ड की हाईएस्ट जो मतलब लेटेस्ट जो चिकित्सा प्रणाली है उसको ये जैसे MRI स्कैन हुआ, ठीक है, जितने भी ये अच्छे अच्छे स्कैन वगैरह, जितनी भी जांच होती हैं, सब हर प्रकार की ये जो इलाज है उपलब्ध करवाते हैं और सस्ता उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाकलाप। अब तक तो हम सारा कुछ तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ रहे थे, चलो चतुर्थ क्रियाकलाप भी जान लेते हैं क्या होता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण एवं उत्पादन, यानी डाटा को इकट्ठा करना और उस डाटा से जो सूचनाएं मिली हैं उनका कैसे यूज करना है, ये सब आता है। अनुसंधान यानी रिसर्च और विकास से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित जो भी सर्विसेज होती हैं। विशिष्टीकृत विज्ञान यानी स्पेशल साइंस और टेक्नोलॉजी में स्किल होना एवं प्रशासकीय सामर्थ्य, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सेवाएं चतुर्थ क्रियाकलापों में आते हैं। तो हाई लेवल की सेवाएं हो गई है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो विकसित डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें आधे से ज़्यादा लोग इसी प्रकार के काम में कार्य करते हैं। पारस्परिक कोष यानी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के मैनेजर से लेकर परामर्शदाताओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कार्यालय के जो भवन होते हैं, किसी भी प्रकार का कार्यालय हो, प्रारंभिक विद्यालय, जो प्री नर्सरी के जो छोटे छोटे स्कूल, अमेरिकन किड्स वगैरह ये खेल गए हैं, सैमरॉक वगैरह, विश्वविद्यालय में जो कक्षाएं लगती हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों के जो कार्यालय होते हैं, रंगमंच, लेखाकार और दलाली की फर्मों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो सब चतुर्थ क्रियाकलापों से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, पंचम, ये छोटे छोटे हैं। पंचम क्रियाकलाप क्या है? ये तृतीय क्रियाकलाप का ही एक उपभाग है, उसी में से कुछ सेवाओं को निकाल के अलग कर दिया है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों में आते हैं। उच्चतम स्तर कौन से? जो सेक्रेटरी लेवल की जो होते हैं, जो बड़े बड़े IAS होते हैं, जो ये लगा लो CM को जो सलाह देते हैं, ठीक है, CM को, PM को जो सलाह देते हैं, जो इनके सलाहकार होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो हर विभाग के जो विभागाध्यक्ष होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो वे पंचम क्रियाकलापों में आते हैं। नवीन विचार यानी जो नए नए विचारों की रचना करते हैं तथा नई टेक्नोलॉजी पर जो आधारित सेवाएं वो सब इसमें आती हैं। इनको स्वर्ण कॉलर कर्मी कहा जाता है।
इनमें ज्ञान आधारित उद्योगों को मुख्यतः चतुर्थ सेक्टर से जो जुड़ी होती हैं उसमें बहुत कम अंतर होता है। किसमें? पंचम में। और ज्ञान आधारित जो जो चतुर्थ है वो मेनली ज्ञान आधारित है। ये पंचम जो है ये डिसीजन मेकिंग है मेनली। बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन मतलब आउटसोर्सिंग, अभी बाह्य स्रोतन को आगे हम पढ़ेंगे। तो बाह्य स्रोतन परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खोले गए हैं, जिससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। तो इन देशों में किसने खोले हैं? बाहर की कंट्रीज ने आके कॉल सेंटर खोले हैं। और इन कॉल सेंटर में जॉब किसे मिलती है? इन्हीं कंट्रीज़ के लोगों को। जैसे भारत में किसी ने कॉल सेंटर खोला, अमेरिका की कंपनी ने, तो ये थोड़ा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ में अमेरिका के होंगे, इंडिया के भी होंगे, तो यहाँ पर जॉब मिलता है। अब बाह्य स्रोतों से उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है, जहाँ सस्ते और टैलेंटेड और स्किल्ड पढ़े लिखे लोग काम करने के लिए मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? उनको जॉब वहीं मिल जाती है, तो उन्हें यहाँ से लोगों का प्रवास नहीं होता। तो ये थे पंचम। अब बाह्य स्रोतन पढ़ लेते हैं क्या होता। बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग, बाहरी एजेंसी को काम ठेके पर देना। जैसे कॉल सेंटर खोला तो कॉल सेंटर दूसरे देश के लोगों ने खोला तो उसको काम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इससे उद्देश्य लाभ निम्न है: दक्षता को सुधारना यानी स्किल्ड में बेहतरी करना, लागत को घटाना, जो पैसा लग रहा है उसको कम करना, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग। एक होता है ऑफसोर्सिंग, अपतरण बोलते हैं। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार देशों में करवाया जाता है उसे हम ऑफसोर्सिंग बोलते हैं। बाह्य स्रोतन के क्षेत्र जहाँ सस्ता कुशल श्रम हो और जो रोजगार में वृद्धि हो, तो इससे प्रवास में कमी होती है। आउटसोर्सिंग जो उद्योग है ये, इसके आधार क्या होते हैं? एक तो ज्ञान प्रक्रिया पर आधारित, ठीक है, नॉलेज बेस, जैसे अनुसंधान एवं विकास क्रियाएं, रिसर्च और डेवलपमेंट करने आते हैं। ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, कानूनी प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये तो ज्ञान आधारित हो गया। और व्यवसाय प्रक्रिया से संबंधित क्या होते हैं? विनिर्माण यानी विनिर्माण उद्योग जो होते हैं, इंजीनियरिंग, ग्राहक सेवा केंद्र, कॉल सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब इस पर आते हैं। ये सब आउटसोर्सिंग उद्योग के आधार हैं। एक होम शोरिंग होता है, वर्क फ्रॉम होम आजकल सुन ही रहे हो, सूचना तकनीक से घर पर बैठ के कार्य करना, इसको होम शोरिंग हम बोलते हैं। लास्ट टॉपिक, अंकीय विभाजक क्या होता है। देखो, विकसित व विकासशील देशों में सूचना व संचार तकनीक पर आधारित विकास के अंतर को अंकीय विभाजक के रूप में मापा जाता है। जो विकसित देश हैं और जो हमारे विकासशील देश हैं, इन देशों में सूचना और संचार की जो तकनीक है उनमें जो अंतर होता है उसको अंकीय विभाजक कहते हैं। जैसे अमेरिका है या कोरिया है, कोरिया में अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है मोबाइल फ़ोनों की, वो 10G चल रही है, हमारे यहाँ अभी 5G भी नहीं आई सही से। तो ये जो अंतर हो गया, इसी को अंकीय विभाजक कहते हैं। अब अंकीय विभाजक जो होता है ये दो देशों में ही नहीं होता, एक देश के अंदर भी होता है। कहता एक देश के अंदर भी इसमें असमानता पाई जाती है। जैसा हमारे देश में इस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है 4G चल रही है, लेकिन क्या 4G हमारे देश के हर कोने में पहुंच गई है? नहीं, कहीं कहीं पे अभी भी 3G चल रही है और कहीं कहीं अभी भी 2G चल रही है। तो देश के अंदर भी यह अंकीय विभाजक काम करता है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया 3 वीडियो में। जिसने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, हमारी प्लेलिस्ट में वो जाकर देख सकता है। तो इस वीडियो से आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए और अपने साथियों को और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे अपना लाभ उठा सकें, क्योंकि स्कूल अभी भी बंद ही चल रहे हैं। धन्यवाद।